आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आज किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए तो आप क्या करोगे? एक घर खरीद लोगे या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे और रेंट पर रखोगे? ज्यादातर इंडियंस बिना सोचे बोलेंगे कि घर खरीदूंगा, क्योंकि बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है, अपना घर ही असली इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन क्या 2026 में भी ये बात उतनी ही सच है या फिर दुनिया बदल चुकी है? और अगर मैंने आपको कहा कि मिलियनर्स और इवन बिलियनर्स भी रेंटेड हाउसेस में रहते हैं, तो क्या घर खरीदना सच में बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन है या ये सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन है? आज की वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि 2026 में रेंट बेटर है या बाय, और हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन बदल दे। हम इंडियंस के लिए घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, ये सिक्योरिटी होती है, फैमिली का सपना होता है और एक अचीवमेंट भी होती है। जब भी कोई अच्छी जॉब लगती है, रिलेटिव्स का पहला सजेशन यही होता है कि अपना घर कब बनाओगे। और अगर तुम 30 साल के हो और अभी भी रेंटेड मकान में रह रहे हो तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे तुमने अपनी लाइफ में कुछ मिस कर दिया हो। लेकिन फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशन से नहीं, नंबर से लिए जाते हैं। इसलिए आज हम इमोशंस को साइड में रखते हैं और फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले रेंट की बात करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि रेंट देना पैसे बर्बाद करना होता है। हर महीने 30,000 या 50,000 किसी और को दे रहे हो और एंड में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। सुनने में ये बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है, लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। मान लो तुम गुड़गांव या बेंगलोर में 1.5 करोड़ का फ्लैट खरीदना चाहते हो। बैंक उसमें से 20% डाउन पेमेंट मांगेगा, मतलब लगभग 30 लाख रुपए तुम्हें पहले ही देने पड़ेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जीएसटी अगर एप्लीकेबल हो, इंटीरियर्स, फर्नीचर और शिफ्टिंग का अलग खर्चा, मतलब घर में शिफ्ट होने से पहले ही तुम्हारे 35 से 40 लाख खर्च हो जाएंगे। अब अगर तुमने लोन लिया तो मान लो 1.2 करोड़ का होम लोन मिला। आज के इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से 20 से 25 साल तक ईएमआई लाखों में हो सकती है। मतलब तुम सिर्फ घर की प्राइस ही नहीं बल्कि इंटरेस्ट में भी बहुत बड़ा अमाउंट बैंक को दे रहे होते हो। और इसी वजह से 1.5 करोड़ का घर 20 से 25 साल बाद तुम्हें 2.5 या फिर 3 करोड़ का भी पड़ सकता है। अब दूसरी साइड देखते हैं। अगर वही घर रेंट पर 35 से 40 हजार महीने में मिल रहा है तो तुम्हारे पास जो 30 से 40 लाख डाउन पेमेंट के लिए थे उन्हें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर वो पैसा लॉन्ग टर्म इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स्ड फंड्स में अच्छा रिटर्न देता है तो कई केसेस में उस इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन से भी ज्यादा हो सकती है। इसी कॉन्सेप्ट को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब जो पैसे तुमने घर में लॉक कर दिए, अगर वही पैसे कहीं और इन्वेस्ट करो तो वो पैसा कितना ग्रो कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि घर खरीदना गलत डिसीजन है। अगर तुम एक ही सिटी में अगले 10-15 साल तक रहने वाले हो, तुम्हारी इनकम बिल्कुल स्टेबल है, इमरजेंसी फंड बना हुआ है और ईएमआई तुम्हारी मंथली इनकम के मैनेजेबल पार्ट है, तो घर खरीदना एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। क्योंकि तुम सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, तुम स्टेबिलिटी खरीद रहे हो। कोई लैंडलॉर्ड अचानक घर खाली करने को नहीं बोलेगा, तुम अपनी मर्जी से रेनोवेट कर सकते हो उस घर को। फैमिली को एक परमानेंट एड्रेस मिलता है और रिटायरमेंट के बाद रेंट की टेंशन भी नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हारा करियर अभी ग्रो कर रहा है, तुम फ्रीक्वेंटली सिटीज चेंज कर रहे हो या बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए रिलोकेट करते हो, तो रेंट तुम्हें फ्रीडम देता है। अब सोचो, बेंगलोर से दुबई या मुंबई में एक अमेजिंग जॉब ऑफर तुम्हें मिल जाता है। अगर तुम रेंटेड हाउस में हो तो तुम 1 महीने में शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन अगर तुमने घर खरीद लिया है तो या तो उसे रेंट पर देना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा या तो फिर खाली छोड़ना पड़ेगा। हर ऑप्शन के अपने चैलेंजेस हैं यहाँ पर। अब एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत लोग कहते हैं प्रॉपर्टी की प्राइस तो हमेशा बढ़ती ही रहती है। क्या ये सच है? जरूरी नहीं। हर एरिया की प्रॉपर्टी सेम स्पीड से अप्रिशिएट नहीं करती। कुछ लोकेशंस में प्राइसेस बहुत फास्ट बढ़ते हैं, कुछ जगह सालों तक ऑलमोस्ट सेम अमाउंट रहते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स या डिमांड कम हो जाए तो प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपेक्टेड स्पीड से ग्रो भी नहीं करती। इसीलिए सिर्फ ये सोचकर घर खरीद लेना कि प्राइस तो डबल हो ही जाएगी, रिस्की हो सकता है। अब एक और हिडन कॉस्ट है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस चार्जेस, रिपेयर कॉस्ट, सोसाइटी चार्जेस, इंश्योरेंस और इंटीरियर्स, ये सब एक्सपेंसेस ओनर को ही देने पड़ते हैं। रेंट पर रहने वाले इंसान को इनमें से किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों के पास 30 लाख हैं। राहुल उस पैसे से डाउन पेमेंट करता है और घर खरीद लेता है। वहीं अमन घर रेंट पर ले लेता है और 30 लाख को इन्वेस्ट कर देता है। 15 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? इसका आंसर फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी की ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, रेंट इंक्रीज और लोन इंटरेस्ट पर।
इसीलिए कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट बिना नंबर्स देखे ये नहीं बोल सकता कि रेंट हमेशा बेटर है या बाय हमेशा बेटर है। तो 2026 में बेस्ट डिसीजन क्या है? अगर तुम इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रहे हो तो पहले नंबर कैलकुलेट करो, सिर्फ इमोशंस पर डिसीजन मत लो। अगर घर की ईएमआई उस एरिया के रेंट से बहुत ज्यादा है और तुम फ्रीक्वेंटली सिटीज चेंज कर सकते हो तो रेंट फाइनेंशियली स्मार्टर चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म सेटल होना चाहते हो, स्टेबल इनकम है और तुम इमोशनल पीस को इंपॉर्टेंस देते हो तो बाइंग भी इक्वली स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। सच तो ये है कि रेंट वर्सेस बाय का आंसर सबके लिए सेम नहीं होता। गलत डिसीजन रेंट लेना या घर खरीदना नहीं है, गलत डिसीजन है बिना कैलकुलेट किए सिर्फ लोगों की बात सुनकर सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट कर लेना। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर आज आपके अकाउंट में 1 करोड़ आ जाए तो क्या आप उससे घर खरीदोगे या उसको इन्वेस्ट करोगे? अपना आंसर कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।